आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। अब में से काफी विद्यार्थी मुझसे काफी दिन से कह रहे थे सर जीआईसी मेंस के लिए आरंभ करिए। देखिए इतना कम आपके पास समय बचा हुआ है कि कोई बैच स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। पहले मैंने आरंभ किया भी था बैच, तो उसमें उस समय चूंकि मेरी बहुत अधिक व्यस्तताएं हो गई थी तो कुछ ही बच्चों को मैंने अपने बैच में एनरोल कराया था और वो गाइड आदि किया है। बात यह है कि अब हम नया बैच आप सोचे कि 15-20 दिन के लिए लाएं तो संभव नहीं है, ना ही उसमें कुछ हो पाएगा। तो मैंने ये निर्णय किया है कि मैं आप लोगों को जो भी सहायता करूंगा, जितनी भी सहायता करूंगा, वो सब कुछ यूट्यूब पर ही करूंगा। तो आपका अगले चूंकि 30 तारीख को मेंस है, ठीक है, परीक्षा है, तो आज से 25 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो 25 दिन में जितना भी मेरे से बनेगा आपकी सहायता मैं यहीं पर करूंगा। और चूंकि मैं यहाँ वहां की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपके लिए जो जो काम की बातें हो सकती हैं उन बातों को बताऊंगा, मुख्य चीजें बताऊंगा कि क्या क्या आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने 25 दिन में, और कैसे आंसर आदि लिखना है, आंसर राइटिंग आदि करनी है, वो सब है। चूंकि मैं यूपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा पढ़ाता हूँ, काफी समय से पढ़ाता हूँ, मुख्य परीक्षा को लेकर के मेरा जो अनुभव है उस अनुभव को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और दूसरों की अपेक्षा कैसे आप नंबर अच्छे कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी पढ़ रहे हैं तो सभी चाहेंगे अच्छे नंबर कर लें, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग कंटेंट तैयार नहीं कर पाएंगे, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उस नजरिए से नहीं लिख पाएंगे, कई लोग वीडियो भी नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा यह है कि आप अधिकतम लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन सके सुनिए, और कम से कम जो भी आंसर में आप सुधार कर सकते हैं मेरी बताने से, जो भी मैं आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ उनको यदि आप ध्यान देंगे तो दूसरों से बेहतर कर पाएंगे, और कुछ ही अंक यदि आप ज्यादा प्राप्त कर पाए तो अच्छा रहेगा। चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ आज की क्लास में करने क्या वाला हूँ वो भी मैं आपको 1 मिनट में बता दूं। अगले इसमें आप क्लास में मैं 2 चीजें लाया हूं, एक तो एक पीवाईक्यू लाया हूं जो आपका जीआईसी का है, और एक जीआईसी का सिलेबस लाया हूं। मैं सिलेबस को लेकर के, जो सिलेबस को भी आपको एक एक विषय को लेकर के चलूंगा, और उस विषय की क्या पीवाईक्यू आया है उसको मैं बताऊंगा, और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उस बात को लेकर के यदि आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई ऐसे ही क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आपके बहुत सारे पोर्शन लगे होंगे, वैदिक वाग्मय लगा है, दर्शन लगा है जिसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो आपका वैदिक साहित्य लगा है, यहाँ से दार्शनिक चिंतन लगा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे इधर व्याकरण लगा है, यहाँ भाषा विज्ञान लगा है, यहाँ साहित्य शास्त्र लगा है, और यहाँ लौकिक साहित्य लगा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है एक कथा साहित्य आदि, तो लौकिक साहित्य। इस तरीके से आपके ये सभी विषय हैं कि वैदिक साहित्य, दार्शनिक चिंतन है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, साहित्य शास्त्र है, लौकिक साहित्य है, कथा साहित्य है। मैं थोड़ा सा स्पीड बोलता हूँ इसलिए आप लोगों को भी आदत पड़ गई होगी कि भाई थोड़ा सा स्पीड सुने, तो चूंकि ज्यादा पढ़ा पाऊं मैं, कम समय में ज्यादा आप लोगों को दे सकूं, यही मेरी अपेक्षा रहती है इधर, है ना। चलिए तो हम लोग वैदिक साहित्य की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में आपका सिलेबस क्या लगा है, फिर आपका पीवाईक्यू क्या पूछा गया है, उस आधार पर मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे क्या आएगा। आप लोगों ने पीवाईक्यू और ये सब देख लिया होगा सिलेबस, लेकिन फिर भी आप मेरी दृष्टि से एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, ठीक है। आप लोग सब प्रबुद्ध हैं तो, और हमसे बड़े भी होंगे आप लोग, कई लोग मेरे एज वगैरह आप सब देख रहे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी कुछ यदि अनुभव है तो आप सीख सकते हैं, यदि आपको कुछ लगता है तो। आपके मेरे पहले में सूक्त लगे हुए हैं, यहाँ पर 5 सूक्त आपके दिखाई दे रहे हैं। पहला ऋग्वेद के संबंध में देखेंगे तो अग्नि सूक्त, विश्व देवा सूक्त, विष्णु सूक्त और प्रजापति सूक्त है। प्रजापति सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। इसका एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, वो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी शामिल किया हुआ है। उसका अगला लेक्चर आज ही कल में फिर से आ जाएगा, चूंकि यूजीसी वाले विद्यार्थियों को लेक्चर भी मुझे अपलोड करना है तो वो यूट्यूब पर ही फ्री रहेगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका एक सूक्त तैयार हो जाएगा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर तो आपके सूक्त लगे हैं अग्नि सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति सूक्त। आपने इन सूक्तों के मंत्रों को पढ़ा होगा, मंत्रों के अर्थों को पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो आपको प्रजापति सूक्त पढ़ करके भी पता चल जाएगा। आप इस सूक्त को मेरे लेक्चर पर पढ़िए, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है और उसके महत्व को किस दृष्टि से देखना है, वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। आगे चलते हैं।
आपका यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त लगा हुआ है। ये 5 सूक्त आपके मात्र लगे हुए हैं। पांचों सूक्तों के मंत्र और उनके अर्थ आपको याद होना चाहिए। केवल मंत्र और अर्थ याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मंत्र क्या याद होने चाहिए? अब तो आपको कंप्लीट यदि अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं हो पाएंगे। यदि आपको अभी तक कंप्लीट मंत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों की अपेक्षा अच्छा नंबर लाएंगे। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कैसे लाएंगे, उसका प्रयोग करना मैं आपको बता दूंगा कि मंत्रों का प्रयोग कैसे आपको आंसर राइटिंग में करना है वो मैं यहां आपको समझा दूंगा। कैसे समझोगे? प्रजापति सूक्त को पढ़ लोगे तो कुछ बातें तो वहां भी समझ में आ जाएंगी। एक आंसर भी मैं यहां पर को आपसे डिस्कशन करूंगा आगे, तो उसके आधार पर आप मंत्रों का कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद आपका कठोपनिषद लगा है। इसमें प्रथम अध्याय की पहली वल्ली से लेकर के तीसरी वल्ली, यानी पहली, दूसरी और तीसरी वल्ली यहां पर आपको लगी हुई है। वहां भी कई सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप देखेंगे और मंत्रों को आपको एक बार अध्ययन करना है, पढ़ना है, और उसके जो मुख्य विषय हैं कठोपनिषद के, उनको लेकर के आपको इस यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे। ईशावास्य उपनिषद है। अभी मैं सिर्फ सिर्फ नाम बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो नहीं बता रहा हूं मैं। ईशावास्य उपनिषद लगा है, संपूर्ण लगा है, 18 मंत्र है ईशावास्य उपनिषद में, वो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना होगा। वैदिक वाग्मय का संक्षिप्त इतिहास लगा है, जिसमें काल निर्धारण है ना, मैक्स मूलर आदि के कारण जो होता है। दूसरा प्रतिपाद्य विषय ये हो गया। वेदांग का संक्षिप्त परिचय, शिक्षा, निरुक्त, छंद आदि, यानी कि वेदांग जो 6 वेदांग हैं उनके बारे में 3 का नाम यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। ये आपका वैदिक वाग्मय में लगा हुआ है। आपने एक बार सिलेबस देखा, 5 सूक्त लगे हुए हैं, कठोपनिषद लगा हुआ है, ईशावास्य उपनिषद लगा हुआ है, वैदिक वाग्मय का संक्षिप्त इतिहास लगा हुआ है जिसमें काल निर्धारण प्रतिपाद्य विषय बसा है, वेदांग है का संक्षिप्त परिचय है, शिक्षा, निरुक्त और छंद है। इतना सिलेबस यदि मुझे तैयार करना होता तो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर देता। 2 दिन क्या, 1 दिन में ही कंप्लीट कर देता। लेकिन याद करने की बात है, शॉर्ट नोट्स बना करके याद करने की बात है, तो मैं बना लेता। कैसे करता 2 दिन में, अब मैं बताता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं सभी ने आपने वेदांग का संक्षिप्त परिचय पढ़ा है। क्या किया है? वेदांग का संक्षिप्त परिचय पढ़ा है। चलिए मैं ये तैयार करने से पहले क्वेश्चंस बता देता हूं पीवाईक्यू। अब देखिए, वैदिक वाग्मय से कितने क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में, 2020 का है ये आपका पेपर, ठीक है। कितने अंक का आने वाला है ये सब आपको पता ही होगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूं। जो बातें आपको पता है उतना उसकी बात मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, है ना। चलिए, पहला वैदिक वाग्मय का क्वेश्चंस यहां पर दिखता है। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, ईशावास्य उपनिषद, मंत्राणाम जीवनस्य, मानव जीवनस्य समग्र विकासे किम योगदानम भवितुमर्हति। किम, इसको एक साथ लिखा है, मैं तोड़ करके पढ़ देता हूं। किम अद्य अपि एतेषाम मंत्राणाम प्रासंगिकता वर्तते, ये पूछा है। यानी कि अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त और ईशावास्य उपनिषद, ये 3 ग्रंथों का नाम लिख दिया है। बोला इनमें जो मंत्र हैं उनका मानव जीवन के समग्र विकास में क्या योगदान है। पहला पॉइंट पॉइंट पूछा। दूसरा, क्या इनके मंत्रों की आज भी प्रासंगिकता है। यूपीएससी की तरह पूछ रहा है, समझो। यहां पर मूल बातें 3 बातें हैं मूल। यदि आप समझ पाओ, क्वेश्चन को तोड़ पाओ, तो मेरे सामने जैसे क्वेश्चन आता है मैं तोड़ देता हूं क्वेश्चन को, आपको भी तोड़ना। कैसे कि अग्नि सूक्त, 3 सूक्तों के नाम आपको यहां 3 जो बातें उसने पूछा है, अग्नि सूक्त, शिव संकल्प और ईशावास्य उपनिषद, ये 3 बातें लिखी हैं। इन तीनों शब्दों का प्रयोग करके आप इंट्रो लिखेंगे। जो आंसर है इसमें इंट्रो लिखेंगे, अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, ईशावास्य उपनिषद, तीनों की बात करेंगे। फिर आप इंट्रो लिखने के बाद मेन बॉडी क्या पूछे है, मानव जीवन के समग्र विकास में क्या योगदान है। अब भाई इतने सारे मंत्र हैं, आपके पास स्कोप है। ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं। 18 मंत्र में से कितने मंत्र आपको याद हैं? उनमें से जो भी मंत्र याद हो आपको, और उसका मानव जीवन के समग्र विकास में क्या इंपोर्टेंट है, क्या योगदान है हो सकता है, वो आपको बताना है। शिव संकल्प सूक्त का क्या हो सकता है और अग्नि सूक्त का क्या हो सकता है। क्या आपको अग्नि सूक्त के 2 या 3 या 4 मंत्र याद है जिनका आप किसी भी प्रकार से महत्व बता सकते हो, सामाजिक महत्व। अब समग्र विकास का मतलब समझ रहे हो, मानव जीवन का समग्र विकास का मतलब होता है, पता है कौन सा? सब लोग जानते होंगे, आप लोग वैसे भी प्रबुद्ध हैं। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी जो आयाम हैं इनकी बात यहां पर हो रही है समग्र विकास में। अब
क्या ईशावास्य उपनिषद में आपको सामाजिक कोई बात दिखती है? क्या कोई आर्थिक बात दिखती है? क्या कोई राजनीतिक बात दिखती है? क्या कोई सांस्कृतिक या आध्यात्मिक बात दिखती है? तो आप वर्गीकरण की दीजिए। यानी कि अब आप पहले पॉइंट को यदि आप यहां पर लिखना चाह रहे हैं तो कुछ लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे पॉइंट डाल करके समग्र विकास के 6 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां पर दूसरा तरीका यह हो सकता है भाई लिखने का, दूसरे व्यक्ति क्या लिखेंगे भाई, दूसरा व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इस तरीके से वर्गीकरण कर सकता है। यहां राजनीतिक कर सकता है। ऐसा वर्गीकरण कर सकते हैं कुछ लोग इससे भी भिन्न वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो क्या कहें कि वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई पहला तीन ही चीजें लिखेंगे। पहला लिखेंगे अग्नि सूक्त, दूसरा शिव संकल्प, तीसरा ईसा। ठीक, अब वो इधर पर वर्गीकरण कर सकते हैं। उन्हें लगता है, यदि आपको लगता है कि शिव संकल्प सूक्त आध्यात्मिक बात कर रहा है, कुछ आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है, तो आप वह आध्यात्मिक करके यहां मंत्र लिख देंगे, पुट कर देंगे। इधर पर किसी को लगता है कि नहीं भाई ये एक दो बार की, एक तो आर्थिक कह रहा है और एक पर्यावरणीय शिक्षा दे रहा है, तो 2 मंत्र यहां लिख देंगे। किसी को लग रहा है नहीं अग्नि सूक्त भाई नैतिक बात कर रहा है, नैतिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो नैतिक लिख देंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें यदि आप 2 मंत्र डाल लें, एक मंत्र यहां, एक मंत्र यहां और एक मंत्र यहां, एक मंत्र यहां, 4 मंत्र यहां पर लिख देते हैं। अब क्या आज उपयोगिता है, और आज उपयोगिता को लेकर के आप एक डायग्राम बना देते हैं कि अद्यापि उपयोगिता, वही सब सेम पॉइंट लिख करके लिख सकते हैं। यही वाली बात लिख करके कि अद्यापि से मंत्राणाम प्रासंगिकता वर्तते, प्रासंगिकता इतना लिख करके, और सीधा यही शब्द हूबहू शब्द लिख करके यहां पर आप लिखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बता दीजिए कि ये उपयोगिता है, ये उपयोगिता है, ये उपयोगिता है, ऐसा बता सकते हैं। वरना आपके पास ऐसा नहीं है, आप लीजिए और ऐसे बना करके बताइए कि भाई ये उपयोगिता है। इस तरीके से आप 2 पॉइंट दे दीजिए और यहां के आप 2-3 मंत्र डाल पाते हैं। ये आपको बतानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे तैयार कैसे करें? आपने जो मंत्र पढ़ा है तो उनको मंत्रों को इस तरीके से पढ़िए कि आप उसके भावार्थ को समझ पाए। वो मंत्र क्या शिक्षा दे रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आदि, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, वो आपको उस तरीके से पढ़ना होगा। अब हर जगह पर मेंस हो रहा है तो इसी तरीके से आ रहा है। मैं तो जब पढ़ाता हूं तो इसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और ऐसे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से इसे पढ़ाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपने एक मंत्र देखा, यानी कि इस वैदिक वाग्मय में जो कुछ सूक्त लगे हैं, कुछ उपनिषद लगे हैं, उपनिषद सूक्त हैं या ये सब हैं, ये कुछ ना कुछ में शिक्षा प्रदान कर रहे होते हैं। तो मूलतः इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्या, किस चीज को लेकर के, मूल महत्व को लेकर के। ठीक है, खास करके ईशावास्य उपनिषद का जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो महत्व आदि को लेकर के दिखेगा, या फिर ब्रह्म आदि को लेकर के भी दिख सकता है कि ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा कीजिए, या फिर विद्या अविद्या को लेकर के दिख सकता है क्वेश्चन। वही अब ये सूक्त हैं, इन सूक्तों के आप कहेंगे सभी मंत्रों की व्याख्या पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। यदि आपकी कोई मंत्र की बहुत प्रसिद्ध कोटेशन से, जो आपने सूक्त पढ़े, यदि सूक्त की बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है तो उस कोटेशन को देख करके उसके भावार्थ की बात का पूछ सकता है। लेकिन यदि आपके वहां समस्या है कि 20 या 25, यहां आप देख रहे हो क्वेश्चंस का पूछ कितने शब्दों में, 25 अंक 25 अंक 25 अंक, ये 10 या 15 अंक में भी पूछेगा, तब वित्र के बारे में नहीं पूछेगा। वो चूंकि आपसे विस्तृत लिखवाना चाहता है तो एक व्यापक क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा जिसमें आपकी समग्र समझ विकसित हो सके। अब इस आंसर में वैदिक वाग्मय का आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है वो समग्र पता चल जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा वैदिक वाग्मय का क्वेश्चन क्या पूछा। यहाँ पर
प्रति प्रश्न यहाँ पर शब्द सीमा उसने निर्धारित कर रखी है 150 देख लीजिए। कति वेदांगा है, जब भी 15 अंक का रहता है तो लगभग 150 से कम तो आपको लिखना ही नहीं है। कति वेदांगा तेसा महत्वम चनुरूपीयत, कितना सरल क्वेश्चन है कि कति वेदांगा, वेदांग कितने हैं सबको पता है, सब जानते हैं। तेसा महत्वम चनुरूपीयत, उसके महत्व को बताइए। अब आपको सबसे पहले वेदांगों का जो लिखा है तो आपको वेदांगों का पता क्या होना चाहिए। वेदांगों का आपको सबसे पहले जो यहां पर लिखा है प्रतिपाद्य विषय, वैदिक वाग्मय का संक्षिप्त वेद, इन सभी का प्रतिपाद्य विषय, तो वैदिक वाग्मय का भी आपको प्रतिपाद्य विषय पता होना चाहिए कि चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। और प्रतिपाद्य विषय सिर्फ आपको ऐसा पता नहीं होना चाहिए कि भाई वो अथर्ववेद में तंत्र, टोटका, चिकित्सा, जादू ये सब आया है। आपको विथ मंथ याद होना चाहिए कि ये इसमें है। ऐसे ही ऋग्वेद में जो है आप प्रतिपाद्य विषय है, तो उस प्रतिपाद्य विषयों का में से कुछ विषयों की आपको मंत्र याद होने चाहिए जो आप वहां पर लिख पाएंगे। यदि प्रत्येक आंसर में आप 3 से 4 श्लोक से लिख करके उस बात को समर्थित करते हैं और उसको आधुनिक प्रासंगिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं या जोड़ पाते हैं, तो आपको वहां पर दूसरों की अपेक्षा अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वैदिक वाग्मय ऋग्वेद का क्या प्रतिपाद्य विषय है, यजुर्वेद का क्या प्रतिपाद्य विषय है, सामवेद का क्या प्रतिपाद्य विषय है और अथर्ववेद का, इनके बारे में 3 से 4 श्लोक एकत्रित कीजिए और उनको आप याद करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, आप कहेंगे बलोच्चारण शिक्षा को, नृत्य का क्या है, आप कहेंगे निर्वचन करना, छंद का क्या है, ये तो भाई सबको पता है, जो आपको पता है इतनी सी बात, ये तो 4 विकल्पों वाली बात है, आपको यहां पर लिखना है। तो आप बताएंगे निरुक्त का वस्तुता क्या है, निरुक्त का निर्वचन करना है, उसकी 1-2 लाइन लिख करके देंगे। साथ में ही आप 1-2 शब्दों की व्युत्पत्ति बता सकती हैं। यदि स्कोप रहता है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन आपको निरुक्त के बारे में प्रतिपाद्य विषय क्या है उसके बारे में, ये सब प्रतिपाद्य विषय सर मिलेगा कहां, आप किसी भी ग्रंथ की, निरुक्त की जो भी एक पुस्तक है, पुस्तक में जब आप शुरुआत में ही देखेंगे तो शुरुआत के जो भूमिका वाले शुरुआत के 15-20 पेज होते हैं, उन सब में प्रतिपाद्य विषय लिखा होता है और प्रतिपाद्य विषय के कुछ श्लोक डले होते हैं, वहीं से आपको ले लेना है। जैसे वैदिक वाग्मय के प्रतिपाद्य विषय कहां मिलेंगे, आप कपिल देव द्विवेदी जी की बुक में भी मिल सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो अब इग्नू आदि की बुक में भी प्रतिपाद्य विषय मिल जाएगी। तो आप प्रतिपाद्य विषय एकत्रित कीजिए, किस किस का, वेदांगों का, और किसका, वैदिक वाग्मय में चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय लिखिए और 4-4 श्लोक करिए। अब इन सब का भाई निरुक्त का महत्व क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, इन सब के थोड़े से महत्व की ओर भी सोचिए और प्रत्येक के महत्व के बारे में 3 से 4 पॉइंट बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रत्येक चीज के बारे में 3 से 4 श्लोक याद करने का प्रयास करिए। शिक्षा के बारे में 3-4 श्लोक जो दूसरों को नहीं है, छंदा पादौ वेदस्य, ये सबको याद है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, समझ के रखिएगा ये बात। आगे चलते हैं, कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो मूल विषय हैं, उन मूल विषयों की मूल प्रतिपाद्य विषय हैं और जो मूल घटनाएं हैं उनको लेकर के आपको करना है। चूंकि ये उपनिषद है और ईशावास्य उपनिषद है, तो एक वल्ली से लेकर तीसरी वल्ली तक या ईशावास्य उपनिषद के जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं उनको जरूर करके जाइएगा। जैसे विद्याम चा स्तद्वेदो वह्यम सा, ऐसे कठोपनिषद के जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, मंत्र हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए। चूंकि उस मंत्र को देकर के उसके भावार्थ को पूछ लिया जा सकता है, तो एक बार जल्दी सूक्तियां देखिए और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए। मैं आपको एक कहूंगा वैदिक वाग्मय का, जैसे मैं आपने आज मेरा इतना सुन लिया, मैंने क्या कहा, पहले कठोपनिषद के बारे में मैंने बता दिया, जो एक बार जल्दी से इसके श्लोकों का कंप्लीट अर्थ देखिए, फिर जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनको देखिए और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। कठोपनिषद का कैसे महत्व, सामाजिक क्या महत्व हो सकता है, उसकी कुछ कोटेशंस निकालिए। सामाजिक महत्व की जो बातें हों, आर्थिक महत्व की जो बातें हों, राजनीतिक महत्व की जो बातें हों, नैतिक महत्व की जो बातें हों, आध्यात्मिक महत्व की जो बातें हैं, वो बातें कठोपनिषद से निकालने का प्रयास करिए। और दूसरा जो उसका प्रतिपाद्य विषय है वो निकाल करने का। प्रतिपाद्य विषय का मतलब ये होता है जो मूल विषय उसमें वर्णित है वही प्रतिपाद्य विषय है। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो वैदिक ये वाला हो गया वेदांग का संक्षिप्त परिचय, वैदिक वाग्मय का संक्षिप्त परिचय। ईशावास्य उपनिषद मैंने फ्री पढ़ा रखा है, काफी सारे मंत्र, कंप्लीट मंत्र तो नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि कंप्लीट मंत्र यूपीएससी में लगे नहीं हुए थे। अब मेरे यूट्यूब से पढ़ लीजिए ईशावास्य उपनिषद, उसमें मेंस के दृष्टि से मैंने अर्थ एक्सप्लेन करवा रखे हैं, तो यूट्यूब से पढ़ डालिए, उसमें खोजिए प्लेलिस्ट, ईशावास्य उपनिषद आपको मिल जाएगा, फ्री पढ़ाया है, वो देख लीजिए।
कठोपनिषद आप अपने से पढ़ने का प्रयास करिए और उसके जो पहली वल्ली से तीसरी वल्ली तक जो भी महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उन पर काम करने का प्रयास करिए। साथ ही उसके महत्व को समझिए कि जो सूक्ति है तो उसका महत्व क्या है, अर्थ क्या है। अर्थ को समझने के साथ फिर उसको अर्थ को जोड़िए किसी न किसी क्षेत्र में, सामाजिक में, आर्थिक में, राजनीतिक में। यानी आपको महत्व को दृष्टि से भी देखना है और उसकी व्याख्या की दृष्टि से भी देखना, दोनों दृष्टि से देखना है। अब क्या करिए, इन 5 सूक्तों का अध्ययन कर लीजिए। अग्नि सूक्त मैंने फ्री ही पढ़ाया है, शायद यही यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। प्रजापति सूक्त आपको फ्री पढ़ा रहा हूं, एक लेक्चर आ गया, एक और अभी डाल दूंगा। विष्णु सूक्त और विश्वदेवा सूक्त खुद पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यूजीसी वगैरह में नहीं लगे हुए हैं तो वहां पर मैं नहीं पढ़ाता हूँ। शिव संकल्प सूक्त कुछ दिन में ला दूंगा, 2-4 दिन के अंदर, तो ये मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर मेंस की दृष्टि से, तो ये पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका वैदिक वाग्मय। अब आपको मेरी तरफ से क्या है, इसके बारे में आप लोग ऐसा ही तैयार करिए, पहले एक बार जल्दी जल्दी इस चीज को जो सिलेबस है वो पढ़िए। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अब आप आंसर लिखने का प्रयास करिए कि अग्नि सूक्तस्य महत्व, यानी कि अग्नि सूक्त का महत्व क्या है, या फिर इन 4 सूक्तों का एक क्वेश्चन बना लीजिए। अग्नि सूक्त, विश्वदेवा, विष्णु, प्रजापति, इन सूक्त का महत्व क्या हो सकता है, इसके बारे में आप सोचिए और अपने पॉइंट तैयार करिए लिखने के लिए, और वो पॉइंट रट जाइए। ऐसे शिव संकल्प सूक्त के पॉइंट तैयार करिए और वो पॉइंट रट जाइए। ईशावास्योपनिषद के महत्वपूर्ण मंत्र लिखिए, उनके अर्थ को समझिए और उसको किसी क्षेत्र में वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आदि। इस तरीके से आप तैयार करिए। आप लोग बताइए कैसा लगा वैदिक वाग्मय के बारे में। आगे के लेक्चर में हम दर्शन के सिलेबस की बात करेंगे, दर्शनों के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मुझे लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं था आपका वैदिक वाग्मय वाला। ठीक है, इसके ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ आपके मुझे वैदिक वाग्मय की दिख रहे थे, तो दोनों को हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे या अगले लेक्चर्स में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, मुझे और भी लेक्चर बनाने हैं। दार्शनिक चिंतन, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आप मेरा दर्शन यदि यूट्यूब से पढ़े हो तो उससे ही काफी हो जाएगा। हालांकि मैंने यूपीएससी वाला जो पढ़ाया वो आपका दर्शन काम का है, तो जो विद्यार्थी मेरे यूपीएससी वाले हैं और मेरे बैच में जुड़े हुए हैं वो वहां से पढ़ लीजिए। इसमें से 1% आपको कुछ नहीं छूटने वाला है, वहां मैंने सब पढ़ाया है भाई। जैन, बौद्ध, चारवाक, तीनों दर्शन पढ़ाए हैं। गीता दर्शन, गीता वाली यूनिट पढ़ लीजिए। यूपीएससी वाले में इसके कम से कम आपको मतलब 25 लेक्चर तो पढ़े भरे पड़े हैं, है ना। तो 25 लेक्चर दर्शन वाले हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए वहां पर, ठीक है। वो आप दर्शन वाले पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब वालों के लिए मैं यहीं पर अगले लेक्चर्स में दर्शन की चर्चा करूंगा और दर्शन के क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। तो इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो अभी मैं और भी ला सकता हूं कि एक और कुछ मॉडल आंसर भी आपको पहली वैदिक वाग्मय के बारे में एक दो मॉडल आंसर में ला करके दिखा दूंगा। ईशावास्योपनिषद के मॉडल आंसर ला करके भी दिखा सकता हूं यहाँ पर आपको, वैसे वो भी आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, बताइएगा आगे क्या सहायता कर सकता हूं मैं आपकी। आप लोगों की जो भी वैदिक वाग्मय के बारे में पूछना चाहते हैं और जो भी सहायता करना चाहते हैं कि अब मैं आपकी करूं मेंस के लिए, वो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, वैसे ही मैं आपकी आगे सहायता करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, और चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। संस्कृत का चैनल है, चूंकि संस्कृत को कम ही लोग समर्थन करते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, क्योंकि संस्कृत को समर्थन करेंगे तभी मैं मेहनत से यहाँ पर कार्य कर पाऊंगा और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। ओके मित्रों, सब धन्यवाद।